आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं वो ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगामी सब परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। तो आप लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम कौन सा है, यह क्या है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इस ऑप्शन में गलत दे रखा था। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये, जहाँ पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, इसके अकॉर्डिंग ठीक होना था। लेकिन ठीक है कि रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, यानी सबसे बड़ा देश है रूस और उसके बाद है चीन, कनाडा, कनाडा के बाद चीन और चीन के बाद अमेरिका। तो ये ऑप्शन ठीक होना था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दे रखा था। तो इस ऑप्शन के अनुसार रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। अब हम वर्ल्ड मैप पर देखते हैं। सबसे बड़ा देश है रशिया, रशिया के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है हमारा भारत के ऊपर जो चाइना है, चाइना, और उसके बाद आता है अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा प्यारा भारत। तो ये 7 बड़े देश आपको इसी क्रम में याद रखना है, या और अक्सर क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है। कभी 8वां देश पूछ लिया जाए तो 8वां देश है अर्जेंटीना और ये दक्षिण अमेरिका में है। चलिए, अब हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया। अब हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है चीन, भारत के जस्ट ऊपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है अमेरिका, चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो भारत के नीचे ही इंडोनेशिया देखने मिल जाएगा। 5वें नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और 6 पर आता है ब्राज़ील। तो ये 6 देश हैं जो जनसंख्या के अनुसार बड़े हैं। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार आपको देश याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। चलिए मैप में देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वां नंबर पर झारखंड, छठे पर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पर आता है त्रिपुरा और 8वें नंबर पर आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। कौन कौन से राज्य हैं एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आपको ऐसे ही याद रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि बात करी जाए तो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो है मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है ये कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, जो भारत मानक समय रेखा है, जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 5 राज्य? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। मानक समय रेखा देखिए क्या होती है, हर एक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है। किसी भी देश की मानक समय रेखा से उस देश का टाइम डिसाइड किया जाता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय में अंतर ना आए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो देखिए, ये भी यूपीपीएससी 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है, कन्याकुमारी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कन्याकुमारी। यदि हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें, भारत के जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ये है कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन भी इसको बोलते हैं। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा यदि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी है, तो सबसे पहले हम इंदिरा पॉइंट को ही टिक करना है, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और सबसे लास्ट में यही है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। तो सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। पूर्वी पॉइंट की बात करें तो बलामू या फिर किविथु, और यदि पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो वह है गुहार मोथी, जिसे कच्छ, गुजरात में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कन्याकुमारी का जो कैप कमोरिन है इसे 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमा टच होती है? ए देखिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये ए में है तो यही ठीक होगा। अब देखिए, बी में नागालैंड है, नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। सी में नागालैंड है, इसमें भी सीमा नहीं लगती। नागालैंड की सीमा लगती ही नहीं, तो जहाँ जहाँ नागालैंड आ गया वो सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम से भी इसकी बाउंड्री टच हो रही है। तो इतने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच हो रही है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, है ना। तो भारत के साथ जो डूरन लाइन थी वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती थी आज़ादी से पहले। वर्तमान में जब पाकिस्तान बन गया तो ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गई, लेकिन जब ये खींची गई थी उस टाइम पर अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम बताना है हमें। देखिए, चीन तो आएगा नहीं, पाकिस्तान भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, इसमें है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। हमें इसमें देखिए सबसे पहले नेपाल है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन की बाउंड्री और उसके बाद सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश की। अब मैप में देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच हो रही है, इसके बाद आप देखेंगे चाइना आ रहा है, चाइना के बाद है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद है नेपाल, नेपाल के बाद है म्यांमार और फिर उसके बाद भूटान और भूटान के बाद आ जाएगा अफगानिस्तान की सीमा भी थोड़ी सी लगती है। तो ये आपको सही क्रम याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी लगती है, उससे कम किसकी लगती है, उससे कम किसकी लगती है। तो इसी प्रकार से आरोही या फिर अवरोही क्रम में आपसे पूछ लेता है। तो आपको ट्रिक भी याद रखना है। इसकी ट्रिक है, बचपन में MBA किया, ब से किया हमने बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में साइलेंट रहेगा, इसके बाद म्यांमार, M से, B से भूटान और A से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो आपको ये ट्रिक काम आएगी। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? देखिए, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो पूछ रहा है किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये जो कश्मीर घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर आपको मैंने हिमालय बताया ये है महान हिमालय, ये है महान हिमालय, और इसके जस्ट नीचे है मध्य हिमालय या फिर जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कश्मीर घाटी है, और कश्मीर घाटी जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में महान हिमालय या फिर जिसे हम हिमाद्री हिमालय कहते हैं। और जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल किसका भाग है? पीर पंजाल लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का जो सबसे स्टार्टिंग वाली श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में विस्तारित है, इसको ही हम पीर पंजाल बोलते हैं। तो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी है। देखिए, घाटी क्या होती है? किन्हीं भी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पूरे का पूरा शहर बसा होता है, तो उसी को हम घाटी बोलते हैं। इसके अलावा अन्य घाटियों की यदि हम बात करें, कुल्लू घाटी है, ये कहाँ पर है? ये महान हिमालय और धौलाधर रेंज के मध्य है कुल्लू घाटी। इसके अलावा एक और घाटी है जिसे हम बोलते हैं काठमांडू घाटी, ये नेपाल में स्थित है। ये किसमें है? महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत रेंज के मध्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां मैंने अलग से बताई हैं, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये हो जाएगा ए, हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है भारत की। ये आपको ही पता होगा, अभी भी इसका लगातार उत्थान जारी है, अभी भी हाइट इसकी लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड में तो इसका हिस्सा फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, सिक्किम में भी फैला हुआ है। डी, उत्तर प्रदेश में इसका हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है, इसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपको हिमाचल मिल जाएगा, यहाँ उत्तराखंड मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो ये जो एरिया है ये उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश। यूपी और बिहार में इसका विस्तार नहीं है। इसके ऊपर नेपाल है, नेपाल में इसका विस्तार है, फिर सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देखिए, कहाँ पर पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी? अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में इसका मैक्सिमम विस्तार है। तो चलिए मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पीर पंजाल श्रेणी मैंने आपको बताई है, ये देखिए ये टुकड़ों में है। इसकी जो सबसे पहली श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार है जिसे हम पीर पंजाल बोलते हैं। फिर इसकी सेकंड श्रेणी है जिसको धौलाधर श्रेणी बोलते हैं, जो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है। फिर एक और यहाँ पर है, यदि आप नेपाल में देखेंगे तो महाभारत श्रेणी इसको बोलते हैं। इस प्रकार इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान में है। मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अरावली है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? गुजरात में है और मुख्यतः है राजस्थान में है, हरियाणा तक ये जाती है और दिल्ली में भी इसका कुछ हिस्सा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, यहीं पर स्थित है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको अलग से बताए, याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वह है, तो देखिए नीलगिरी का विस्तार कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। देखिए 3 राज्यों में मुख्यतः इसका विस्तार है, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। एक तमिलनाडु है, केरल है और इसके अलावा कर्नाटक है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी घाट इस तरह से फैला हुआ है, इस प्रकार से ना, और यहाँ से आप देखेंगे तो इधर से पूर्वी घाट है, इस तरह से फैला हुआ है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वहीं पर नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की, अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। थोड़ा सा देख लेते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पर है, मुख्यतः तमिलनाडु में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अब देखिए क्या स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य, कौन सा पर्वत है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। इसको मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ये है मैप है इंडिया का। यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। यहाँ से अमरकंटक जो कि सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है, जिसे मैकाल श्रेणी बोलते हैं। यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और यहीं से एक बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है। दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इनके मध्य कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, तो जो नंदा देवी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। मैप में देख लेते हैं नंदा देवी, इसकी हाइट कितनी है 7817 मीटर, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। अब देखिए केरल में है शांत घाटी, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। अब देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पहला आंसर ही गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो जिला कश्मीर में है बिल्कुल ठीक है, नाथुला सिक्किम में है बिल्कुल ठीक है, सिरकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा, सुमेल नहीं है। जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, एक है माना, एक है नीति और एक है लिपुलेख। ये 3 दर्रे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। अब देखिए सबसे बड़ा हमें बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियाचिन जो ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा है हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं यहाँ पर, एक है सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है, एक है व्याफू ग्लेशियर जो 59 किलोमीटर है, एक है हिस्पार ग्लेशियर जो 61 किलोमीटर है और एक है बालतोरा ग्लेशियर जो 58 किलोमीटर है। अब देखिए जितने भी ग्लेशियर आप यहाँ पर लद्दाख वाले एरिया में देखेंगे या फिर पीओके वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पर सारे स्थित हैं। यहाँ पर आप सियाचिन देख रहे हैं, सियाचिन के बारे में आप पहले भी जानते होंगे कि 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान को खदेड़ा गया था और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं युद्ध जैसी कंडीशन बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो ये कब या फिर किस युग में हुआ है इसका निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। यदि आप भारत को देखेंगे तो भाई ये देखिए दक्कन का पठार वाला एरिया, मालवा का पठार, ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ पर बनती हैं, जहाँ पर लावा दूर तक फैलता है और फिर वो ठंडा होकर जमता है, तो वहां पर हमेशा बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था, क्रिटेशियस युग में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। अब देखिए भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है इसका विस्तार कहाँ तक होता है, इसका होता है 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार होता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले होती है 12 समुद्री मील तक कौन सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा, या फिर जैसे कहते हैं टेरिटोरियल सी, इसे हम क्षेत्रीय सागर भी बोलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत का या उस देश का संपूर्ण अधिकार होता है। अगली बाउंड्री होती है 24 समुद्री मील तक, जिसे हम बोलते हैं समीपस्थ मंडल या फिर कंटिजियस जोन। तो ये दूसरी हमारी सीमा रेखा होती है। इसमें कौन कौन से अधिकार होते हैं, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर समस्त वित्तीय अधिकार होते हैं। यानी कि जो ये एरिया है इसकी साफ सफाई जो होगी, इसके जो सीमा शुल्क प्राप्त किया जाएगा, यहाँ से कोई जहाज वगैरह गुजर रहा है तो उसे हम सीमा शुल्क वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगली बाउंड्री होती है वो है 200 समुद्री मील, जिसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, इसमें हम वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है।